नमस्कार साथियों, नीरज करियर इंस्टीट्यूट की हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे विराम चिन्हों पर। आज का हमारा प्रकरण है विराम चिन्ह। अब विराम चिन्ह क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम जाने कि विराम क्या होता है। विराम का अर्थ होता है ठहराव। क्या होता है? ठहराव, कुछ समय के लिए रुकना। और क्या? विश्राम, ये भी बात वही है, थोड़े समय के लिए आराम करना, रुकना, रुक जाना, क्या है वो? विराम है। अब विराम चिन्हों का प्रयोग हम क्यों करते हैं, आखिर हमें वो कौन सी जरूरत है जिसको पूरा करने के लिए हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं? तो देखिए वो कौन कौन से हैं। अब देखिए, वाक्य को लिखते समय भाषा में स्पष्टता लाने, भावों को अभिव्यक्त करने, दूसरा बिंदु, भावों को अभिव्यक्त करने, और तीसरा, तथा ठहराव को दर्शाने के लिए, लगे कि हाँ यहां पर रुका जा रहा है, यह दिखाने के लिए क्या होता है? प्रयोग किए जाने वाले विशेष चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। कौन कौन से कार्य के लिए? भाषा में स्पष्टता लाने के लिए, भावों को अभिव्यक्त करने के लिए, और ठहराव को दर्शाने के लिए। इन तीन कारणों से हम विराम चिन्हों का अपने वाक्य में प्रयोग करते हैं। अब इनकी संख्या कितनी है? अलग अलग स्थानों पर आपको अलग अलग संख्याएं मिल जाएंगी, लेकिन जो मान्य संख्या है इनकी वो है 20। विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 20। अब देखते हैं कि कौन कौन से हैं ये और इनके चिन्ह कैसे हैं। तो पहला विराम चिन्ह है अल्प विराम। अब देखिए अल्प विराम का निशान कैसे हम जानेंगे कि कौन सा चिन्ह अल्प विराम का होता है, क्योंकि कई हो सकता है कि एक ही तरीके से बना हो तो भ्रम हो, इसीलिए जानते हैं हम अल्प विराम। जब हमें बहुत ही कम समय के लिए रुकना होता है तब हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं कामा लगाना। ठीक, जब हमें अल्प विराम से अधिक समय तक रुकना हो, अल्प विराम से थोड़ा और अधिक समय तक रुकना हो, तब हम प्रयोग करते हैं अर्ध विराम का। ऊपर बिंदी लग जाएगी और नीचे वही अल्प विराम वाला निशान लगेगा। तीसरा देखिए उप विराम, इसी को कहेंगे अपूर्ण विराम। कहीं कहीं आपको अपूर्ण विराम लिखा हुआ मिलेगा, ये दोनों बिंदियां लगेंगी ऐसे ही। और चौथा पूर्ण विराम, जब जहां पर हमारा वाक्य समाप्त हो रहा है वहां पर हम इसका प्रयोग करते हैं, ये है पूर्ण विराम। अंतर देख लीजिए, अल्प विराम में केवल ऐसे लगता है, वो भी नीचे। अल्प विराम में कहां लगता है? केवल नीचे लगता है, यहां। और जब अर्ध विराम होता है तो ऊपर बिंदी लगती है और नीचे लगता है। जब उप विराम या अपूर्ण विराम होता है तब दोनों बिंदी लगती है, और जब पूर्ण विराम होता है वो कन्फर्म ही है कैसे लगता है। ये चारों में अंतर रहेगा। अब फिर देखिए इसके बाद प्रश्न चिन्ह का आप सबको पता ही है कि प्रश्न चिन्ह का कैसे निशान है, ऐसे नीचे बिंदी रहती है। अगला, जब कोई वाक्य प्रश्न में पूछाता है आप कहां रहते हैं, कैसे हो जाएगा? जैसे ये है, आप कहां रहते हैं। अब यहां पर वाक्य तो पूरा हो रहा है, लेकिन पूर्ण विराम के स्थान पर, क्योंकि यहां प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह का। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? मान लीजिए हमसे कोई मिला, हम उसका नाम नहीं जानते हैं, तो मुझसे यही तो पूछेंगे भाई साहब या जो भी हूं आपका क्या नाम है, तो ये चिन्ह वहां लगेगा। फिर अगला देखिए, विस्मयादिबोधक आश्चर्य चिन्ह। जब हमें अपनी बात कहने में, वाक्य को लिखने में विस्मय के चिन्ह का प्रयोग करना हो, आश्चर्य का बोध कराना हो, तो हम इसका प्रयोग करते हैं। कहां कहां करेंगे? दुख में, विषाद में, हर्ष में, शोक में, प्रसन्नता में हम इसका प्रयोग करते हैं। ये ऊपर से मोटा आता है, ऊपर से हल्का से मोटा होकर आता है और नीचे एक इसकी भी बिंदी हो जाती है। ठीक, जैसे वाह क्या बात है, हम कैसे लिखेंगे? वाह क्या बात है। शाबाश, हम लिखते हैं शाबाश, ये निशान बनाते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह का निशान हम तब बनाते हैं क्योंकि ये क्या है? प्रसन्नता है, हर्ष की बात है, खुशी की बात है, गर्व की बात है, तो हम इसका प्रयोग करते हैं। अगला देखिए, निर्देशक चिन्ह। क्या है? निर्देशक चिन्ह। इसी को हम सामासिक चिन्ह और संयोजक चिन्ह भी कहते हैं। सामाजिक चिन्ह और निर्देश, ये संयोजक चिन्ह। जैसे एक का प्रयोग कहां कहां होगा? जैसे राम श्याम, संयोजक का काम किए, जोड़ दिया गया। सामासिक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आप देखिए, जब आप द्वंद्व समास पढ़ते हैं तो देखिए
ये चिन्ह बीच बीच में लगता है ना, दिन रात, माता पिता। तो एक समास में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसे सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। और संयोजक चिन्ह क्योंकि दो को जोड़ रहा है, संयोजक चिन्ह कहते हैं। निर्देशक चिन्ह कहीं कहीं लिखा रहता है नोट, नोट के आगे एक निशान बना रहेगा कि हाँ अब इसके बारे में विशेष तथ्य रखे जा रहे हैं, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, निर्देशक चिन्ह कहते हैं। उद्धरण चिन्ह, जब हम किसी व्यक्ति या उसकी किसी रचना, जैसे मान लीजिए कोई कवि है, उसकी किसी रचना को हम विशेष तौर पर इंगित करते हैं, संकेत करते हैं, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे रामचरितमानस, रामचरितमानस तुलसीदास की कृति है, रामचरितमानस तुलसीदास की कृति है। अब देखिए रामचरितमानस पर लग गया ना, क्यों, ये तुलसीदास जी की एक विशेष कृति है, हम इसको इंगित कर रहे हैं, हम इसकी ओर इशारा कर रहे हैं, इस पर हम विशेष बल दे रहे हैं, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसका प्रयोग कर रहे हैं। अगला देखिए पुनरुक्त सूचक चिन्ह, पुनरुक्ति, पुनः धन उक्ति सूचक, किसी की कही गई बात को हूबहू बिना किसी मिलावट के, बिना कुछ जोड़े घटाए उसमें वैसे ही दोबारा प्रयोग अगर हम करते हैं तो उसे हम किसके साथ करते हैं, पुनरुक्त सूचक शब्द के चिन्ह के साथ प्रयोग करते हैं। जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कैसे लिखते हैं, ऐसे डबल इन्वर्टेड कॉमा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजादी के समय कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और किसी ने कहा था आराम हराम है, वाक्य पूरा हो गया। अगर वाक्य पूरा है तो ऐसे लग गया, वाक्य पूरा होने के बाद पूर्णविराम के बाद ये चिन्ह लगेगा। पूर्णविराम के बाद ये चिन्ह इसलिए लगता है कहीं कहीं मान लीजिए वाक्य थोड़ा लंबा हो गया, तो अगर दो तीन वाक्य हैं उसी में, तो वाक्य जहां समाप्त हो रहा है पूर्णविराम का चिन्ह लगेगा, और जहां पर वो पूरा उसका जो भाव है वो पूरा व्यक्त हो जा रहा है, उसका पूरा कथन कह दिया गया हो, तो जहां से कथन की शुरुआत होगी वहां पर ये चिन्ह लगेगा, और जहां पर कथन का अंत होगा वहां पर ये चिन्ह लगेगा। ये दोनों चिन्ह वहां पर लगेंगे। ठीक, अगला देखिए विवरण चिन्ह। अगला है जब हम किसी के बारे में तथ्यों को बताते हुए उसके बारे में हम ब्यौरा देते हैं, साफ साफ जानिए ब्यौरा देते हैं, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसका एक निशान देखिए, ऐसे आगे दो बिंदी ऐसे अतः वाली जैसे बिंदी लगती हैं, और उसके बाद एक चिन्ह वाला निशान। जैसे हमें ब्यौरा देना हुआ, हम लिख दिए गंगा, अब हम ब्यौरा दे रहे हैं। अब हम ब्यौरा कैसे दे रहे हैं गंगा में, गंगा का ब्यौरा कैसे दिए, ये लग गया निशान। अब हम दे रहे हैं गंगा नदी हिमालय से निकलती है, गंगा नदी हिमालय से निकलती है। ठीक, हरिद्वार, यहां आज पूरा हो गया पूर्ण विराम, हरिद्वार से यह मैदानी भाग में आ जाती है। ब्यौरा देते हुए चले जा रहे हैं गंगा नदी के बारे में, तो हम गंगा के बाद विवरण चिन्ह का प्रयोग कर दिए। अब हम इसका अर्थ हुआ कि हम गंगा के बारे में विवरण दे रहे हैं, गंगा का विवरण वहां दे रहे हैं। अगला चिन्ह है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह ये बड़ा भी ऐसे कहीं कहीं छोटा भी आपको मिलेगा। इसका प्रयोग करते हैं जब हम किसी शब्द को छोटे में लिखते हैं, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे जो सबसे प्रचलित उदाहरण है इसका, उसको देखिए, सबसे प्रचलित उदाहरण है इसका सबसे प्रचलित उदाहरण जो है, जो सब लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, सड़क पर आते जाते तो देखते ही हैं, वो ये किसका लाघव चिन्ह है, ये लाघव चिन्ह है डॉक्टर का। किसका लाघव चिन्ह है, डॉक्टर का। जब हम डॉक्टर लिखते हैं तो डॉक्टर पूरा ना लिखकर डा पर आ की मात्रा लगाकर उसके साथ एक लाघव चिन्ह बनाते हैं। और दूसरा उदाहरण ये किसका है, ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को हम क्या लिखते हैं, उ लिखकर बिंदी और प्रा लिखकर बिंदी, ये दोनों हम लिख देते हैं, उसके साथ में लाघव चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं, तो उसे उत्तर प्रदेश पूरा का पूरा मान लिया जाता है। ये लाघव चिन्ह की पहचान है। अगला देखिए, अगला है लोप चिन्ह। अगला है लोप चिन्ह। अब लोप चिन्ह का प्रयोग कैसे होता है, लोप चिन्ह का निशान देखिए, ऐसे डॉट डॉट करके आगे बढ़ा जाता है।
ऐसे 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 ऐसे, या धन का निशान भी कहीं कहीं मिलता है, लेकिन ज्यादातर डॉट डॉट का निशान ही मिलता है। जब वक्ता अपनी बात कह रहा हो और किसी कारण से रुक जाए, बात को, भावों को तो अपने व्यक्त कर दे, लेकिन अपनी बात को शब्दों के माध्यम से व्यक्त ना करे, भावों से केवल व्यक्त करे, वहां पर लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे वह आता तो, वह आता तो, लेकिन, अब जिसके सामने कह रहा है वो समझ रहा है कि कोई कारण है, क्या कारण था, लेकिन अगर ऐसे लिख दिया तो जान लीजिए कि वहां पर कुछ बात है कि उसकी तबीयत खराब थी इसलिए, आपने ढंग से बुलाया ही नहीं था इसलिए, या उसको कोई और समस्या थी जिसके कारण वो नहीं आया, कभी आपने उसका अपमान किया था इसलिए नहीं आया, तो इसको ऐसे छोड़ दिया जाता है। यहां पर भाव की अभिव्यक्ति तो हो जाती है, लेकिन उसे शब्दों का रूप, लिखित रूप में नहीं दिया जाता। उसे क्या कहते हैं? लोप चिन्ह। क्या कहते हैं? लोप चिन्ह। और हम देखते हैं पाद चिन्ह। अगला है पाद चिन्ह, बिंदी रख दी जाती है। इसका प्रयोग कहां होता है? इसका प्रयोग हम नुक्ता के तौर पर करते हैं। आगत चिन्ह है ये, इसे क्या कहेंगे? ये है आगत चिन्ह। जैसे गजल, यहां भी लगता है, यहां भी लगेगा गजल। जैसे फैजाबाद, क्या है? फैजाबाद। फा के नीचे भी जा के नीचे, अब यहां पर फा नहीं होगा उच्चारण, यहां पर होगा फा, और जा नहीं होगा, जा। फैजाबाद क्या होगा? फैजाबाद। अब पाद चिन्ह से क्यों कहते हैं? क्योंकि पाद का अर्थ होता है पैर, पाद का अर्थ होता है पैर। ये पैर के पास लग रहा है, देखिए नीचे लग रहा है ना, इसीलिए इसे हम पाद चिन्ह कहते हैं। अगला देखिए पाद बिंदु चिन्ह, ये बट्टे का जैसे निशान बनता है गणित में, वैसे ही इसका निशान बनता है। अब इसका प्रयोग बहुत ही कम होता है, ना के बराबर ही होता है, इसीलिए इसकी बहुत ज्यादा चर्चा भी कोई आवश्यक नहीं है। अगला देखिए दीर्घ उच्चारण चिन्ह। क्या होता है? दीर्घ उच्चारण चिन्ह। जब कोई बात को हम दीर्घ रूप में कहते हैं तो हम इसका प्रयोग करते हैं। ये देखिए अंग्रेजी के यस जैसा ही लगभग होता है, इसका प्रयोग ऐसे होता है। जैसे जब हम किसी को बुला रहे हैं, कोई उच्चारण वहां लंबा हो रहा है, जैसे राम, अब अगर लगातार होता चला जा रहा है तो हम ऐसे बनाते राम, उच्चारण होता है, ये चला गया, मतलब उच्चारण क्या हो रहा है? वहां दीर्घ हो रहा है, लगातार जो आखिरी ध्वनि है उसका उच्चारण लंबे समय तक हो रहा है, तो इसको हम दीर्घ उच्चारण चिन्ह के तौर पर लिखते हैं और ये ऐसे बनाते हैं। अगला देखिए, अगला है हंस पद चिन्ह। हंस पद चिन्ह, मान लीजिए हम कुछ लिख रहे हैं और वहां पर कोई शब्द हमसे छूट गया, तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये ऐसे ऊपर की ओर बनता है, ध्यान दीजिएगा, ऊपर की ओर ही बनता है। जैसे वह बाजार आलू लाया, उसे लिखना था वह बाजार से आलू लाया, लेकिन लिखते समय लिख दिया गया वह बाजार आलू लाया। अब हम क्या करेंगे? से कहां लिखेंगे? जब भी हमें से लिखना हुआ हम ये निशान लगाएंगे हंस पद चिन्ह का और ऊपर लिखेंगे वह बाजार से आलू लाया। ये गलत है, अगर हम से यहां लिखेंगे नीचे की ओर हंस पद का चिन्ह लगाकर, तो ये गलत है। हंस पद का प्रयोग हमेशा ऊपर ही होगा, हंस पद का प्रयोग नीचे नहीं होगा। जब भी होगा हंस पद का प्रयोग ऊपर की ओर ही होगा, नीचे नहीं होगा। अगर नीचे कोई कर रहा है तो गलत है, हंस पद का प्रयोग हमेशा और हमेशा ऊपर ही होगा। अगला देखिए टीका सूचक, ऐसे सितारा बनाकर धन का निशान, एक वाक्य लिखा जा रहा है, आपको उसके बारे में कुछ स्पेशल बताना है, कुछ विशेष बताना है, उस पर कोई टिप्पणी करनी होती है, तो वाक्य के बीच में उस पर निशान लगा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए हम यहां लिख रहे हैं डॉक्टर सावरकर को काला पानी की सजा हुई। अगर काला पानी के साथ ऐसे ऐसे लगा दिया गया, या एक बना दिया गया, या धन बना दिया गया, तो इसके मतलब जान लीजिए कि इस पर कुछ इस तरह बताया जाना है। अब वो उस पृष्ठ के नीचे इसका उदाहरण देगा, जैसे मान लीजिए लगा दिया गया, नीचे देगा काला पानी, यहां पर विशेषण देगा काला पानी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान में स्थित, इसे क्या कहते हैं? सेलुलर जेल। सेलुलर जेल का नाम बताया जाता है, जिसको काला पानी की सजा होती है उसको यहीं पर रखा जाता था। तो ये क्या हुआ? ये टीका सूचक हुआ, उसके बारे में एक टिप्पणी आपको उसी पेज पर कहीं ना कहीं नीचे मिलेगी।
एक इसलिए लिख दिया जाता है, मान लीजिए उस पर 2-3 टीकाएं आपको देनी है तो 1 2 3 क्रम से आप लिख दीजिए। पढ़ने वाला जान जाएगा कि हाँ ये 1 के बारे में लिखा गया है, 2 के बारे में लिखा गया है और ये 3 के बारे में लिखा गया है। अगला देखिए, तुल्यता सूचक। तुल्यता सूचक ऐसे जाने, तुल्यता मतलब तुलना की जा रही है और जो बराबर है उनका निशान दिखाने के लिए, व्यक्त करने के लिए ये तुल्यता सूचक चिन्ह है। अब इसका प्रयोग कैसे करते हैं? जैसे जब हम पर्यायवाची बताते हैं, खासतौर पर विशेष तौर पर पर्यायवाची में ही इसका प्रयोग करते हैं। जैसे ठीक है, ये देखिए कैसे होता है तुल्यता सूचक में। मान लीजिए हम लिख दिए सूर्य, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, भानु, रवि, ऐसे ऐसे लिखते हुए चले गए। तो जो ये निशान है ये सब समान है। दिनकर का भी वही अर्थ है जो सूर्य का है, दिवाकर, भास्कर, भानु, रवि ये सब क्या है? वो सब समानार्थी है किसके? सूर्य के। इसीलिए यहाँ तुल्यता सूचक शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला है कोष्ठक चिन्ह। अब देखिए कोष्ठक चिन्ह के 3 चिन्ह हैं, छोटा, मझला और बड़ा। छोटा कैसे लगता है? छोटा कोष्ठक चिन्ह ऐसे। मझला कैसे लगेगा? ऐसे लगेगा। और बड़ा अगर बहुत ही छोटी बात कहनी है जो कि हमें कोष्ठक में देना है तो हम इसका प्रयोग करते हैं। उस बात के साथ में थोड़ा उससे ज्यादा बात करनी है तो हम इसका प्रयोग करते हैं, उससे भी ज्यादा करनी है तो हम इसका प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम छोटे कोष्ठक का प्रयोग करेंगे, बात उससे ज्यादा है तो हम मझले कोष्ठक का प्रयोग करेंगे, और बहुत ज्यादा बात हमें कोष्ठक के माध्यम से ही अभी बतानी है तो हम बड़े कोष्ठक का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग यहां तो हम करते ही हैं, आपको सबसे ज्यादा गणित में मिलेगा जब हम बोर्ड मास का नियम पढ़ते हैं। बोर्ड मास के जो प्रश्नों को हम हल करते हैं वहां पर ये ज्यादा मिलता है। को का भागु योग, कोष्ठक का भाग गुणा योग और घटाओ, गणित में इनका ज्यादा प्रयोग होता है। हमारा आखिरी है, नाम भी वैसे ही है, समाप्ति सूचक चिन्ह। हमारा अंतिम विराम चिन्ह है, 20वां विराम चिन्ह है समाप्ति सूचक चिन्ह। अब देखिए ये कैसे लगेगा? ऐसे। जैसे मान लीजिए हमारा 20 पूरा हो गया, हमारे विराम चिन्हों की संख्या 20 है, इसके बारे में यहां बताया गया है, अब ये पूरा हो गया तो हम ऐसे ही बना सकते हैं। मतलब ये प्रकरण, ये चैप्टर, ये बिंदु हमारा यहाँ पर समाप्त हो रहा है। हम ऐसे ही बना सकते हैं, सितारा बना हुआ है, या इसको नहीं बनाए सितारा ही बना दिए तभी हो गया कि हाँ ये बिंदु यहाँ पर समाप्त हो रहा है। तो इस तरीके से हमने आज की क्लास में देखा कि विराम चिन्ह क्या है, विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, और उन्हें उदाहरण के माध्यम से हम कहाँ प्रयोग करते हैं। अगली क्लास में एक नए बिंदु के साथ आप सबके बीच में फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक आप हमारे वीडियो देखने के लिए, हमारी क्लास देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल नीरज कैरियर इंस्टीट्यूट, नीरज कैरियर इंस्टीट्यूट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इससे आप और आपके साथ आपके दोस्त भी वीडियोज को देख सकें और उनसे अपना ज्ञानवर्धन कर सकें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी आज की क्लास को यहीं विराम देता हूं। अगली क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।